मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर सही चल नहीं रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है? गैल्वेनोमीटर बेसिकली किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। इसमें आपको मालूम है कि अगर हम किसी लूप में, करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और दूसरा जो है वो एक साउथ पोल ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच में आपने क्या किया है, कुछ वायर्स का टर्न बनाया ऐसे, ये टर्न लिया, यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे किया, ऐसे कई सारे टर्न्स बनाए। यहाँ पे साउथ पोल है, ऐसे कई नंबर ऑफ टर्न्स होने के बाद ये जो दो वायर्स निकले हैं, ठीक है, इनको हम कहीं बाहर निकाल लेते हैं, दो वायर्स निकल जाएंगे। इन दोनों वायर्स में आपको क्या करना होगा, ये जो वायर्स हैं वो एनामेल्ड वायर्स होते हैं, ठीक है, जिसपे कि एक तरह का कलर का कोटिंग होता है, क्योंकि ये फिर टच हो जाएगा एक दूसरे से, तो हम एक इसमें कवर्ड वाला वायर यूज करते हैं, एक तरह का वार्निश होता है। तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है कि एक नॉर्थ पोल लेते हैं मैग्नेट का और दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल है, और इनके बीच में आपको करना क्या है कि एक वायर का एक टर्न बनाना, ऐसे कई टर्न्स आपको बनाने हैं, ठीक है, ऐसे कई टर्न्स बनाने हैं, और ये जो दो सिरे निकल रहे हैं इनको अलग आपको निकाल लेना है, ठीक है। इनमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक, मैं आपको बेसिक सर्किट पर समझा देता हूँ, फिर बाद में डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। एक अगर आपके पास स्विच है, आप इस स्विच में करंट जैसे ही देंगे तो आपको मालूम है कि ये जो कॉइल है इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, ये कॉइल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो कॉइल हम बनाते हैं, ठीक है, ये होता है एनामेल्ड वायर का, एनामेल्ड वायर जो कि कॉपर का होता है जनरली, और बहुत ही बारीक तार होता है, मतलब हेयर लाइक थिन वायर होता है। हेयर लाइक थिन वायर का हम कई मतलब टन्स लेते हैं, लाइक 10,000 टन्स हो सकता है, ठीक है। और इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको मालूम है कि ये इसमें टॉर्क एक्ट करेगा और ये घूमने लग जाएगा, या तो ये ऐसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, आप निकाल सकते हैं ऐसे कि करंट इसमें ऐसे जाएगा और इधर से रिटर्न होगा, ओके। तो एम का डायरेक्शन किधर है, अगर आप ऐसे करेंगे करंट के डायरेक्शन में तो एम जो है बोर्ड के अंदर होगा, ठीक है, और बी किधर, इधर की तरफ है। एम जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है और बी इधर है और एम इधर है, तो एम क्रॉस बी करेंगे तो नीचे की तरफ, सो टॉर्क किधर ऐड करेगा, नीचे की तरफ, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और इसका मतलब क्या है कि इसको आपको राइट हैंड से पकड़ना है, इसका मतलब अंगूठे की डायरेक्शन में, यानी उंगली जिधर कर, यानी कि ये ऐसे घूमने लग जाएगा, इस पर टॉर्क जो होगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे घूमना चाहेगा। तो कॉइल को जब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है, लेकिन एक बात देखने की वाली क्या है कि जब आप टॉर्क को निकालते हो तो टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, ठीक है, ये होगा एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू एन कैप, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप आ जाएगा। और आप एक चीज क्या नोटिस करते हैं कि एम इंटू ये साइन थीटा जो है वो है क्या, साइन थीटा जब ये कॉइल घूमेगा, ठीक है, आप इसको ऊपर से देखते हैं, ये आंख और ऊपर से आप इसको देखते हैं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपको दिखाई देगा ये नॉर्थ पोल और ये इधर वाला साउथ पोल, और इसमें पहले तो ये ऐसे रखा हुआ दिखेगा, ये जो ए बी साइड है, पहले ए बी साइड ऐसे रहेगा,
नाउ आपने देखा कि ऐसे घूम रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये ए बी जो है वो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये टर्न होता जाएगा। और ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ना, तो यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, ये एम का डायरेक्शन है मान लेते हैं। ये घूम रहा है तो करंट अभी इधर की तरफ है, सो एम जो है वो इधर की तरफ आएगा, ये है एम का डायरेक्शन। और बी का डायरेक्शन किधर है? ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो मैं इसको बना दूँ थोड़ा बड़ा करके कि बी हो गया इधर और एम हो गया, ये कॉइल है, कॉइल का साइड ए बी एंड ये जो है वो एम है। बी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा ये जो थीटा है बिटवीन एम एंड बी विल चेंज, ठीक है, यानी कि ये साइन थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा चेंज होगा, यानी कि दिस टॉर्क विल चेंज। टॉर्क इज वेरिएबल। तो अगर हम लोग इस तरह का मैग्नेट लेते हैं तो आप देखते हैं कि ये टॉर्क जो है वो वेरिएबल होता है इस केस में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट ये है। अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आप एक इंडिकेटर सुई लगा दो, ठीक है, एक इंडिकेटर सुई लगा दो। जब आप इसको सर्किट में करंट दोगे तो जब ये घूमेगा तो ये सुई भी घूमने लग जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। और उसी का हम यूज करेंगे टू फाइंड द करंट। जितना ज़्यादा आप करंट देंगे उतना ज़्यादा इसमें टॉर्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि m क्या होता है? m इज इक्वल टू करेंट इंटू एरिया वेक्टर। तो जब करंट ज़्यादा होगा इस सर्किट में तो m ज़्यादा होगा, और m ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा, और टॉर्क ज़्यादा लगेगा तो ये ज़्यादा आसानी से घूमेगा, मतलब ज़्यादा ये एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूमना चाहेगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा। मुझे सीधा यही करना चाहिए कि टॉर्क ज़्यादा लगेगा, ओके। ये एक नॉर्मल लूप के बारे में बता रहा हूँ मैं, अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप करंट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ये आपको समझ में आ गया। नाउ दिस टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप सब कुछ कांस्टेंट रखें, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन जब ये घूमेगा तो एंगल बिटवीन m एंड b विल चेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क विल चेंज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, ओके। अब हम क्या करें, हम एक दूसरे तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऐसे ही लूप का, उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ठीक है। चेंज क्या करने वाले हैं कि देखो, जो मैग्नेट्स हम ले रहे थे उन मैग्नेट्स का ये जो पोल्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि ऐसा बनाएंगे। ये नॉर्थ पोल है और दूसरा जो है साउथ पोल है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर ऐसे रहेगा, ठीक है, और यहाँ से दूसरा ऐसे लेंगे, मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा सर्कुलर, लेकिन आपको मानना है कि क्या है, सर्कुलर पार्ट होना चाहिए ऐसे। ये दो मैग्नेट्स लिए गए हैं, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। ये कैसे हैं? ये सर्कुलर है, इसका ये जो एंड है फ्लैट नहीं है, ये हिस्सा जो है वो फ्लैट। जब फ्लैट लेते हैं तो क्या होता है, फ्लैट लेने से ये होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, सीधा चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म और पैरेलल रहता है, ओके। लेकिन जब हम पोल्स का जो शेप है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये इनर मतलब ये सर्कुलर बनाते हैं इसमें, ठीक है, सर्कुलर कट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप एक सिलेंडर डालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि ये जो फील्ड निकलता है, मान लेते हैं इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से निकलने वाला फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और सीधा साउथ में इंटर कर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फील्ड यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलने वाला फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा और यहाँ से होता हुआ इधर की तरफ जाएगा। ये एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा सही डायग्राम नहीं बनाया जा रहा है, हो सकता है कि फील्ड में कुछ कर्वेचर आ जाए, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन ओवरऑल क्या हम देख रहे हैं, एक बेसिक मॉडल बना रहे हैं। यहाँ से जब फील्ड निकलेगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मैग्नेट इमेजिन कर सकते हैं, उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ से फील्ड निकलता है और वो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है।
तो फील्ड का जो आप देख रहे हैं पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पे फील्ड क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल नॉर्थ से निकला साउथ में गया। लेकिन अगर हम लोग ये इसमें जो फेसेस हैं इसको इस तरीके से कट कर दे दोनों साइड, तो आप जो फील्ड का जो फील्ड लाइंस हैं उनका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, फील्ड लाइन जो है वो पहले क्या था, पैरेलल हुआ करते थे, यूनिफॉर्म होते थे। अब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये लाइंस पैरेलल नहीं रह गई, अब ये हो गया रेडियल फील्ड। कैसा हो गया, रेडियल फील्ड हो गया। पहले क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। जब भी हमने टॉर्क का फार्मूला सीखा था उस समय भी यूनिफॉर्म फील्ड हुआ करता था। लेकिन अगर हम मैग्नेट के जो पोल्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर दें इस तरीके का, तो आपको फील्ड जो मिल जाता है वो कैसा फील्ड मिलता है, रेडियल फील्ड। ठीक है, रेडियल फील्ड यहाँ ये सारा, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, यहाँ से निकलेगा यहाँ साउथ में इंटर करेगा, ये भी साउथ है, सब साउथ पोल के हिस्से। ठीक है, यहाँ से जब फील्ड निकलेगा वो ऐसे होता हुआ यहाँ चला जाएगा। ओके, यहाँ से जब फील्ड निकलेगा वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दूसरी बात समझ में आ गई। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फील्ड को रेडियल कैसे बनाया जा रहा है। फील्ड रेडियल बन चुका है। अब इस रेडियल फील्ड में हम क्या करते हैं, एक कॉइल डाल देते हैं। ठीक है, कॉइल तो एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, मैं कॉइल को दिखाने के लिए ये बुक का यूज कर रहा हूँ। ये जो बुक है, ठीक है, इस बुक में के चारों तरफ क्या किया है, मैं मान लेते हैं ये बुक वो लकड़ी का ये गत्ता है। ठीक है, कोई लकड़ी का ये गत्ता मान लेते हैं, और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, यहाँ से वायर वाइंडिंग करना शुरू किया। इस पर वाइंड करते गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बना रखा है, साइड से थोड़ा ऊंचा कर दे ताकि वायर इधर से खिसक के इधर ना गिरे। ठीक है, ग्रुप्स बना, इसके चारों तरफ हमने ग्रुप्स बना दिए। ये कोई वुड या प्लास्टिक का होगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमने वायर्स के कई टर्न्स लपेटना शुरू कर दिए। तो रेक्टेंगुलर क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाएगा। ओके, अब इस रेक्टेंगुलर उस कॉइल के नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ये कॉइल यहाँ पे ABCD पड़ा हुआ है। हम लोग इस कॉइल को क्या करेंगे, इस कॉइल को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और इस कॉइल को यहाँ पे रख देंगे। ओके, नाउ ये ऐसे मूव कर सकता है। ये कॉइल, इस बुक जो है कॉइल है। ठीक है, यहाँ पर कॉइल ऐसे वाइंडिंग की कर रखी है, और ये इस अबाउट मूव कर सकता है। वो मूव कैसे करेगा उसका इंतजाम हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आप जान लो कि ये कॉइल ऐसे घूम सकता है। ओके, सो ये जो नीचे वाला बेस है, या फिर ये AB जो यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पर A और B लिखा है और वो ऐसे लगा दिया। सो कॉइल जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। भाई ये कॉइल जो है वो यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। ये वाला हिस्सा A होगा, यहाँ पर B होगा। ठीक है, और उसके बिल्कुल बीच सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इंटर कर रहा है, ओके, तो करंट जो मैं भेज रहा हूँ इसमें, करंट इसमें ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे टर्न करता हूँ उंगली तो M नीचे की तरफ होगा। अगर मैं करंट उल्टा भेजता हूँ ऐसे, ठीक है, अगर करंट वायर में ऐसे जा रहा है तो आप ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने करंट कैसे दिया। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अभी इधर की तरफ है। ठीक है, मैं अननेसेसरी लाइंस को अभी मिटा रहा हूँ। ओके, और हम लोग फिर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर वो रखा हुआ है कॉइल AB। इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर हो गया, ऐसे हो गया ऊपर की तरफ। ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन M। ठीक है, ये है M। B किधर है, नॉर्थ से B का डायरेक्शन इधर से जाएगा, ऐसे होता हुआ इधर B निकल जाए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B। ये है B का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम देखें M क्रॉस B अगर आप करते हैं, M क्रॉस B करने से, ठीक है, देखो ये है M और इधर की तरफ है B। तो M क्रॉस B कैसे करेंगे, ऐसे करके, ऐसे राइट हैंड से करेंगे। ठीक है, ऐसे, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि टॉर्क जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ। तो टाउ हो गया अंदर की तरफ। तो जब कोई चीज अंदर की तरफ है टॉर्क,
तो आप टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्पिन मतलब उसका रोटेशन। तो अंगूठा को अंदर रखेंगे तो उंगली कैसे कर लो रही, इधर की तरफ कर लो रही, यानी कि ये ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉइल है अभी ऐसे पड़ा हुआ था, अब क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ओके। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे घुमा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मैंने घुमा दिया, ये ए था, अब ये ए जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और बी जो है अब उसका नया पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। ये ए बी था, तो आप इसको कोई ए प्राइम बी प्राइम भी चाहें तो लिख सकते हैं। ए और बी यहाँ था, अब ये ए यहाँ से यहाँ चला जाएगा और बी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, बी किधर है, बी का डायरेक्शन तो इधर ही, नहीं ये गलत बना रहा हूँ। अब बी देख सकते हो आपकी यहाँ पर जो बी है इधर से ये ऐसे जा रहा है कि नहीं, बी अभी भी देखो, बी तो हर तरफ है, यहाँ पर ऐसे भी बी है, इधर से भी बी जा रहा है, इधर से भी बी जा रहा है, हम सबको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रखते हैं ए बी को, सो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज पैरेलल टू दिस, ओके। जब ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाता है तब भी देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। इस सिचुएशन में एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कुछ 30 डिग्री पे एंगल पे जा रहा होगा और उसकी वैल्यू भी क्या रही होगी, बी रही होगी। उसी तरीके से मैं इस कॉइल को पी क्यू ले लेता हूँ, ओके। मुझे दिक्कत हो रहा है ए और बी में, पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बी है। सो ये पी क्यू है, तो पी क्यू अब यहाँ पर आ गया। तो एक हम कई मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो पी क्यू में मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ले सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा होगा, ओके। और सबकी वैल्यू क्या रही होगी, बी ही रही होगी। यहाँ पे भी आते, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल में है, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो 30 डिग्री पे जा रहा होगा, इधर एक ऐसे जा रहा होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो सिचुएशन था, पहले जब ये ऐसे रखा हुआ होता था, फ्लैट वाला होता था, और जब उसमें ये ऐसे घूमता था, ठीक है, इन दैट केस बी इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन और एम सिर्फ चेंज हुआ करता था, ठीक है। तो एंगल बिटवीन एम एंड बी वर चेंजिंग। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फील्ड जो है वो हर तरफ एक जैसा है। जब आप ऐसे रखते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं, तब भी एक फील्ड जो है वो पैरेलल में है। जब आप इसको ऐसे करते हैं तब भी एक फील्ड इसके प्लेन से पैरेलल जा रहा है। देयर आर अदर फील्ड ऑल्सो जो कि इस पे जा रहा होगा, लेकिन चारों तरफ से फील्ड जो होगा वो वैसा ही रहेगा, आप इसको कितना भी घुमा लें, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बन जाता है। थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये फायदा मिलता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, तो दो बातें आपको समझ में आ गई नहीं कि अगर आप फ्लैट वाला लेके चलते हैं पोल्स परमानेंट मैग्नेट का तो टॉर्क विल चेंज, लेकिन अगर हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा क्या होता है कि दिस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कितना भी घूमेगा टॉर्क वही रहेगा, बिकॉज हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली चारों तरफ से आ रहा है। सो सिचुएशन जो होगा घूमने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो ये बात आपको समझना है। अब हम आते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो उसमें होता क्या क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। बुक में भी आपके बना हुआ है, अगर आप पेज नंबर 164 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे कोई इंसुलेटेड मटेरियल जो होता है लाइक प्लास्टिक, ठीक है, इस तरह का एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर ले लेते हैं, छोटा सा होता है, इसका एक्चुअल साइज इतना होगा, ठीक है, इस इतना बड़ा होगा या इससे भी छोटा हो सकता है, ओके, इसी साइज का होता होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आसपास के रेंज का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, इस पे हम वायर को वाइंड करना शुरू करते हैं, ठीक है, इसमें वायर वाइंड करते हैं,
ओके, इसमें मतलब क्लोजली बाइंड करते हैं, इतना लूजली नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ। इसमें कई टर्न्स देते हैं, ऐसे वायर आपको बाइंड कर देना होता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसमें जो आपने ये सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर के बिल्कुल बीच से, ठीक है, एक इस तरह का कोई स्टील या ऐसे किसी मटेरियल का, ठीक है, जो स्टील नहीं लेंगे हम लोग, कॉपर का लेंगे जो कि मैग्नेटाइज नहीं हो, ठीक है, जो मैग्नेटाइज नहीं होता हो। ओके, एक मेटेलिक कोई पिन इधर लगा देते हैं और वही पिन नीचे लगा देते हैं। ओके, तो वो पिन जो है वो यहाँ से गुजर रहा था अंदर से होता हुआ, एक्सिस की तरह काम करेगा। इस सिलेंडर को क्या कर रहा है, हमें घुमाना है। तो घुमाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके दोनों साइड में दो पिन्स जैसे निकले होते हैं और इसको हम, ठीक है, इस तरह का ऐसा या ऐसा, ठीक है, ऊपर नीचे इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसे भी फिक्स कर दें, ताकि ये इन दोनों के बीच में कैप लगे होते हैं, उनके बीच में सिलेंडर फिक्स होता है एंड सिलेंडर कैन रोटेट, ठीक है। इसमें जो दो वायर्स निकल, एक वायर का जो हिस्सा होता है इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरे वायर का जो हिस्सा होता है, ये जो आता है, वो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे टच हो रहा होता है। इसके अंदर घूम भी सकता है, जैसे ये कंपास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जो नोक है इसको हम करेंगे क्या, इसको कोई ऐसी कोई चीज में, जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ साधन दिख नहीं रहा, तो मैं आपको ये कैप के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। ये कैप है, इसके अंदर में ये डला हुआ है और ये ऐसे घूम सकता है इस कैप में, ठीक है, तो आसानी से घूम सकता है इसके अंदर में। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये कैप इतने बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, ये भी बहुत छोटा सा, एक्चुअल साइज क्या होगा, ये इसका ऐसे होगा, ठीक है, बस। ओके, मेंटली आपको ऐसे सोचना है कि मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। तो ये है, दो कैप के बीच में वो पिंस को यहाँ पर लगा दिया जाता है और इसमें हम वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेटेलिक है ना, तो यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों में ये टच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट, इधर से करंट, जब आप इधर से करंट भेजेंगे तो करंट ये जो है ये जो कैप ऐसा जो है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, फलक्रम कर सकते हैं, फलक्रम नहीं, पाइवट करते हैं शायद इसको, ठीक है। यहाँ पर वो टच होकर करंट इसमें जाएगा और करंट इससे होता हुआ इन कॉइल्स में कई बार इन टर्न्स में घूमता है करंट, और फिर इधर से होता हुआ यहाँ से बाहर आता है, करंट इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट सर्किट। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे वो वाला मैग्नेट का पोल लगा देते हैं, ठीक है। ये वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना चाहिए, तो मैं बना नहीं रहा हूँ वैसे, ओके। ये है नॉर्थ पोल इधर की तरफ, और उधर की तरफ में थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, वो थोड़ा क्लोज ही रखना था। इधर की तरफ बनाएंगे हम लोग साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। इन दोनों पोल्स के बीच में वो घूमता है, यहाँ से फील्ड जो होता है रेडियल चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सारा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में अभी आ चुका है कि जब हम इन दोनों, जहाँ पर ये जो नॉचेज जो बने हुए हैं इनके बीच में अगर हम करंट देते हैं तो करंट इस कॉइल में घूमता है। नाउ ये रोटेट भी होता रहेगा और यहाँ पर एक्चुअली क्या ये जुड़ा हुआ थोड़ी तो फ्री टू मूव है, सो ये घूमता भी रहेगा और सर्किट भी कंप्लीट रहेगा, ठीक है। ये जो पिन यहाँ पर लगा हुआ है वो टच होता रहेगा, जब ये घूमेगा तो सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होगा, इट कैन फ्रीली रोटेट एंड द वायर विल ऑल्सो नॉट ट्विस्ट, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करते हैं वायर से तो ये घूमेगा तो ट्विस्ट होकर वायर तो टूट जाएगी ना, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर ऐसे बनाया गया। तो अब ये घूम भी सकता है फ्रीली, तो ये एक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की तरह एक्चुअली काम करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। ये रुकेगा नहीं, ये घूमता ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर बन गया एक तरह का। और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट भी है, डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको दो परमानेंट मैग्नेट लगाना होता है, उनके बीच में कॉइल लगाना होता है, उसमें करंट देते हैं और अब घूमते वक्त भी उसमें करंट सप्लाई होने की कोई व्यवस्था
होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर की तरह काम करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर बन चुका है, डीसी मोटर। अब इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला इसमें मॉडिफिकेशन ये कर देते हैं, इसको मोटर कहना बिल्कुल गलत होगा। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ वैसा है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आप इसमें करंट देते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो टॉर्क लगना शुरू हो जाए। नाउ दैट टॉर्क इज कांस्टेंट बिकॉज फील्ड इज रेडियल, सो टॉर्क विल नॉट चेंज, सो कांस्टेंट टॉर्क विल एक्ट, ठीक है। यानी कि घूमते वक्त वो जब घूमेगा तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम सकेगा, ठीक है। ओके, जो टॉर्क लगेगा वो कांस्टेंट होगा। वैसे तो कुछ फ्रिक्शन होगा तो आफ्टर सम टाइम द एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क जो लगेगा आपको ऐसे करना चाहिए कि टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट लगेगा। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये ऐसे इधर की तरफ मान लेते हैं ये टर्न होना चाहता है, ठीक है। जो करंट हम देंगे उसकी वजह से अगर ये इधर की तरफ टर्न होता है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा कि किधर की तरफ टर्न होगा। मैंने निकाला भी था, अगर करंट इसमें हम ऐसे भेज रहे हैं, ये ऊपर ऐसे जा रहा, तो m जो होगा वो अंदर की तरफ है एंड b जो है वो इधर की तरफ, तो m क्रॉस b नीचे की तरफ। सो टॉर्क जो है नीचे की तरफ आएगा तो ये ऐसे ही घूमेगा। इट इज करेक्ट, डायरेक्शन जो दिया गया करेक्ट है, ठीक है। तो इसको ऐसे घूमने से हम रोकेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हम इस तरह का स्प्रिंग यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके का स्प्रिंग, ठीक है। पुराने ज़माने में चाबी वाले जो खिलौने आते थे, अब तो आते नहीं, उसमें ट्रेन आते थे बच्चों को खेलने के लिए, उसमें चाबी देते थे और फिर छोड़ने पर वो चलता था, ठीक है। या वो क्लॉक्स होती थी, अलार्म वाली क्लॉक्स, उसमें चाबी डेली दिया करते थे, ठीक है। तो अब तो बैटरी वाली क्लॉक्स आ चुकी हैं, तो उसमें इस तरह का स्प्रिंग होता था, स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। जब हम चाबी देते थे तो यहाँ पर हम घुमाते थे इसको, इससे ये क्या होता था, ये टाइट हो जाता था ऐसे, ठीक है। ओके, ये ऐसे टाइट हो जाता था और फिर क्या, जब हम छोड़ते थे तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू होता था, ठीक है। स्प्रिंग टाइट हो गया, अब ये खुलेगा तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो रिलीज होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई स्प्रिंग में वो रिलीज होगी और इस तरीके से हम उस एनर्जी को यूज करते थे टू रन अ टॉय और अलार्म क्लॉक, ठीक है। इसी तरह का स्प्रिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, आप नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, चलो मैं ऊपर ही लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये इधर घूम रहा है, ठीक है, तो इसको घूमने से रोकने के लिए एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग लगा करके ये ऐसे लगा करके कहीं पर इसको ऐसे फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आप इसमें करंट देंगे तो टॉर्क विल एक्ट एंड नाउ इट विल रोटेट, ये घूमना शुरू करेगा और घूमते घूमते क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये स्प्रिंग जो है टाइट होना शुरू हो जाएगा और इतना टाइट हो जाएगा घूमते घूमते कि अब उससे ज़्यादा आपका जो टॉर्क है वो उसको घुमा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे टाइट करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसको घुमाने में मुश्किल होगी आपको और आफ्टर सम टाइम आपके पास इतनी ताकत नहीं होगी आप इसको घुमा पाओ। अगर आपसे ज़्यादा कोई ताकतवर व्यक्ति है तो वो फिर आगे घुमा पाएगा, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग को खींचते वक्त आपको मालूम है कि फोर्स जो लगता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो एफ इज इक्वल टू होता है के एक्स, ठीक है। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सटेंशन बढ़ाते जाते हैं, इलोंगेशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे फोर्स जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। सो आफ्टर सम टाइम आप उसको खींच नहीं पाते। इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस भी तो आता है जिसमें ऐसे मार्क्स लगे होते हैं और इसमें एक अंदर में स्प्रिंग होता है, यहाँ पर एक हुक सा बना होता है, तो उस पर जब वजन लगाते हैं वो उसके हिसाब से वेट आपको बताते हैं। अगर आप ज़्यादा वजन लगाएंगे तो ज़्यादा ये स्प्रिंग खींचेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क हम इसको घुमाने के लिए लगाते हैं, ट्विस्ट करने के लिए, दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू, कुछ लोग के लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे करके कप्पा बना देते हैं, आप के कह लो, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू के इंटू थीटा, रीस्टोरिंग होता है
और आप चाहें तो इसके आगे माइनस लगा सकते हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। हमारे केस में F इज इक्वल टू माइनस kx होता है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स। जो आप स्प्रिंग को इधर खींचते हैं तो स्प्रिंग अंदर खींचता है, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। सो इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। सो यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे टॉर्क लगता है, क्योंकि आप ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये k की अगर बात करें तो k क्या है, k इज इक्वल टू टाउ अपॉन थीटा, ओके। इन सम केसेस दिस k इज कांस्टेंट और इन सम केसेस दिस k कैन बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द स्प्रिंग और उसको कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, शियरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, और भी बहुत सारा। आपको मालूम है कि आपने कैसा ग्राफ पढ़ रखा था, ऐसे जगह पे ये ऐसे होता है, ठीक है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो एक ब्रेक डाउन पॉइंट होता है, यहाँ पर जो होता है ग्राफ लिनियर होता है, ठीक है। ये आप 11th क्लास की बुक में देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम लोग कर्व बनाते हैं, ओके, ठीक है, यंग मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं k क्या है, टॉर्क अपॉन थीटा, एंड दिस इज कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। हमने स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब इसको टाइट नहीं करना है, नहीं तो फिर स्प्रिंग जो होता है वो कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड होकर रह जाएगा, फिर अपने पुराने स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो हम स्प्रिंग को हल्का थोड़ा ही मतलब वो घुमाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो स्प्रिंग हम लेते हैं वो बहुत ही बारीक तार से होता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वायर का होगा तो फिर इतना ज़्यादा टॉर्क नहीं है कि वो स्प्रिंग को बिल्कुल ऐसे खिलौने वाले जो मैंने या वॉच वाला जो मैंने बताया था अलार्म क्लॉक वाला, ये जो स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग का पर्पस है टू स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वो काम नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही वीक टॉर्क को लगने मत के अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स लगाने के लिए लगाया गया। तो यहाँ पर जो टॉर्क एक्ट करता है उसकी वजह से ये घूमना चाहता है, ये जो ड्रम है घूमना चाहता है, और ये स्प्रिंग जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग को इसको टाइट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके साथ ये वाइंडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्प्रिंग टाइट होगा, या तो टाइट होगा या खुलना चाहेगा। दोनों ही केसेस में एक सर्टेन लिमिट वो क्या होगा, रुक जाएगा जा करके, ठीक है। जब आपका ये घुमाना चाहेगा, ड्रम घूमेगा, एक हल्का घूमते घूमते आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग इनफ टाइट हो जाएगा, अब उससे ज़्यादा वो घुमा नहीं पाएगा उसको, ठीक है। तो कब बराबर हो जाएगा, व्हेन व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड बाय दिस ड्रम, ठीक है, वो है टाउ, जो कि क्या है, m क्रॉस b करने से आता है ना। आपको पता है कि m और b के बीच में जो एंगल है वो तो फिक्स है, एंगल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। और जो कि हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, क्योंकि चारों तरफ से फील्ड ऐड कर रहा है तो क्यों ना हम परपेंडिकुलर वाला ले लेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा m इंटू बी, ओके, m इंटू बी ले लिया, ये टॉर्क की वैल्यू हो गई, ओके। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ट्विस्ट लगने वाला है, ठीक है, जो ट्विस्ट होगा वो आपको पता है कि टाउ क्या होता है, k इंटू थीटा। सो इट शुड बी इक्वल टू k इंटू थीटा। सो m इंटू बी इज इक्वल टू k इंटू थीटा। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स उसमें एक लिया है तब तो ये है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो अब हम m की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू क्या होगी, n इंटू आई, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, सो n इंटू आई, ये क्या देगा, इंटू एरिया। दिस एरिया इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस, ठीक है, ये जो कॉइल का एरिया है यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे जो ड्रम बन रहा है, इस ड्रम पर जो हम ऐसे कट करेंगे तो ये जो इस रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा वो होगा, ठीक है, वो एरिया आपको लेना है, ये वाला एरिया। तो NIA नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट इंटू एरिया विल गिव यू द मैग्नेटिक मोमेंट इंटू B इज इक्वल टू K इंटू थीटा, ठीक है। तो आप ये निकाल लेंगे, थीटा ले लें, आपके बुक में फाई यूज किया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशंस होते हैं उसको थीटा ना लेकर के कुछ लोग फाई द्वारा दिखाते हैं, तो चलो फाई ले लेते हैं, ओके। फाई, जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशंस होते हैं उनको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो फाई ले लिया गया, सो k इंटू फाई ले लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये फाई कितना आ जाएगा,
फाई इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए अपॉन के इंटू बी ठीक है, एन आई ए इंटू बी। सो मैं इसको कांस्टेंट को मुझे अंदर रखना चाहिए, ना कि वेरिएबल को। ओके, मुझे बी को अंदर कर देना चाहिए और आई को बाहर करना चाहिए। तो एन आई ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर एंड के इज द डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने कैसा लिया, किस मटेरियल का लिया है, कितना मोटा लिया है, स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। ठीक है, आप देखते हैं कि जो स्प्रिंग अगर मोटा वायर का बनाया गया होगा, ठीक है, तो वो उसको घुमाना बहुत हार्ड होगा, टफ होगा। और स्प्रिंग अगर बहुत ही पतले से वायर से बनाया गया होगा ये वाला, तो आसानी से ये ट्विस्ट कर सकेंगे हम इसको। ठीक है, तो एन इज अ कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल रहे हम। बी फील्ड भी हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट लगाया है, तो उसका फील्ड भी बी को हम परमानेंट मानेंगे। एरिया ऑफ दिस ड्रम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्रम जो है, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन, वो क्या है, क्रॉस सेक्शन ही रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द लूप इज कांस्टेंट। के इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्प्रिंग विच इज कांस्टेंट। ठीक है, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट लूप इज बैलेंस्ड बाय या इज अपोज्ड बाय द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ये जो कॉइल है वो क्या करता है, रिस्टोरिंग जो फोर्स है उसका, वो उसको फर्दर घूमने से एक सर्टेन अमाउंट से घूम जाता है, सर्टेन एंगल से, लेकिन आफ्टर दैट इट अपोजेस द मोशन। ठीक है, और फिर दोनों बैलेंस टॉर्क आर, जो दोनों टॉर्क्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में टॉर्क है। ये इसको इधर घुमा रहा है तो ये स्प्रिंग इसको इधर घुमाएगा, और दोनों टॉर्क बराबर हम लोगों ने करके दिखा दिया। दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस एंड दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, दोनों को बराबर करके हमने फाई निकाला। तो फाई क्या है, अगर हम करंट बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, दिस इंप्लाइज फाई विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जो रोटेशन होगा वो ज़्यादा होगा, करंट बढ़ाओगे तो ज़्यादा आगे तक घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा ड्रम, और अगर करंट कम देंगे तो कम घूमेगा। तो ये हम कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं इसमें, और ये कोऑर्डिनेशन बहुत प्रिसाइज था, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। तो हम इसमें करते क्या है कि यहाँ पर इसमें ये जो हुक, ये जो वायर है, इसके ऊपर में से एक ऐसे मैं इसमें से एक ऐसे एरो लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक सुई लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्केल रख देते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्केल रख देते हैं, तो जब ये घूमेगा तो ये स्केल पर कुछ रीडिंग शो करेगा। ठीक है, इनिशियली इसको हम 0 पे कैलिब्रेट करें, यहाँ पर 0 होगा उस पर कैलिब्रेट कर देते हैं, करंट देते हैं, तो ये थोड़ा सा घूम करके सुई आगे, जब ये ड्रम घूमेगा तो ये साथ में सुई घूमेगी उसके साथ जो अटैच्ड है, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, एंड इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट। बिकॉज करंट अगर बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा, तो ये एंगल कितना है, यहाँ से घूम के यहाँ है, दिस इज द फाई, एंड द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन द करंट। एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें देखा गया है कि भाई पहले 1 एम्पियर का करंट देखते हैं, सुई जो है वो कितना जाता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर लिख दिया, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट देते हैं तो यहाँ आता है, 3 एम्पियर करंट देते हैं यहाँ आता है, तो हमने स्केल बना दिया 1 2 3 4 करके हम एम्पियर में नाप सकते हैं। वैसे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, वो एम्पियर में करंट नहीं नापता, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम बाद में अभी बात करने वाले। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको आगे ज़रा प्रोसीड करूं, अगर हम लोग फाई को इस आई से डिवाइड कर दें, इस आई को इधर डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा, n इंटू बी इंटू ए बाई के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दिस इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन या कितने एंगल से घूमता है पर यूनिट करंट, करंट चेंज इन, आप करंट कितना दे रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये फाई अपॉन आई जो है वो ये दिखाता है कि आपने करंट कितना दिया और डिफ्लेक्शन कितना, उसका रेशियो है। सो ये बताते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो कितना सेंसिटिव है। सो दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। इसी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा करंट सेंसिटिविटी क्या होता है।
ये इस पॉइंट को जहाँ पर ऐसे लगाया गया, इसको बुक में पाइवट लिखा है, मैंने ये वर्ड पहले भी यूज़ किया था पाइवट, ठीक है, मैं नॉचेज भी बोल रहा था, तो आप इसको पाइवट ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बुक में ये मुझे पाइवट ही दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, अब आते हैं कि अगर आपको एक अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर बहुत कॉस्टली डिवाइस है, इतना सस्ता नहीं आता है, करीब इतने साइज का होता है, ऐसा होता है, देखो करीब इस साइज का आता है, इसमें एक डिस्प्ले लगा होता है, इसमें बहुत ऐसे एक डिस्प्ले, उस पर स्केल लिखा होता है ऐसे, ओके, और इसमें एक सुई लगी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पर कई बार सुई जो होता है इधर उधर हो जाता है, जीरो से डेविएट हो जाता है, तो आप इसको घुमाने वाला एक लगा होता है जिसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है। आपने वेइंग मशीन में भी देखा होगा, उसमें जीरो एडजस्ट करने वाला होता है, अगर वो जीरो से डेविएटेड दिख रहा है तो पहले आप उसको जीरो पे सेट कर लें। और इसमें कुछ प्रोब लगाने के लिए पिन्स होते हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो, फिर इनको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। ओके, तो एक काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है, इसमें ये जो स्केल होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ज़ीरो से पॉइंट मिला सकते हैं, आप जीरो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको AC और DC में कैसे कनेक्ट करना होता है उसके लिए भी इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर के ऊपर में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है और ये माइक्रो एम्पियर में अगर हम करंट देते हैं वो भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर में जो करंट होगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर के भी रेंज में जो करंट होंगे उससे भी ये कनेक्ट हो, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए होता है कि चूँकि यहाँ पर जो कॉइल लगाया जाता है, इसके चारों तरफ जो कॉइल बनाई जाती है, ठीक है, वो बहुत ही बारीक हेयर लाइक थिन वायर होता है, ओके, और उसके कई टर्न्स होते हैं, लाइक 10,000 टर्न्स। ये तो जो इसके टेक्नीशियन वो आपको बता सकते हैं कि कितने टर्न्स होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कई तरह के होते होंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स इसमें होते हैं, ठीक है, ताकि ये काफ़ी सेंसिटिव हो सके। बुक में आपके कहीं लिखा हुआ है कितने टर्न्स होते हैं, या आप इंटरनेट पर चेक कर लो कि कितने टर्न्स होते हैं, मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है आपके बुक में कि कितने टर्न्स होते हैं, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कई टर्न्स होते हैं, या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा उसमें मिल जाए, ठीक है। तो ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, 1000 हो या जो भी टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इतना मान लेते हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो होता है R = ρ × L/A होता है। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाता है। सो गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उस सर्किट का रेजिस्टेंस ये बदल देगा, क्योंकि अपना रेजिस्टेंस उस सर्किट में ऐड कर देता है, ठीक है। अगर आप किसी सर्किट में सीरीज में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के इस वायर का, ऑल्दो ये कॉपर की वायर है लेकिन बहुत लंबी है ना, सो इट हैज सम रेजिस्टेंस, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से क्या होता है, जिस सर्किट में हम करंट नापना चाहते हैं, ठीक है, तो करंट नापने के लिए हमें सीरीज में उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सर्किट का जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे अलग से। अभी हम लोग देख रहे थे लास्ट बार करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो करंट सेंसिटिविटी होती है कि कितना डिफ्लेक्शन आया जब हमने करंट दिया, सो डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, N × B × A/K, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट। N इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, A इज द एरिया ऑफ द लूप, ओके, एंड K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। K स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। ये एंगुलर वाला है ना कि लिनियर वाला, जो F = kx लिखते हैं वो वाला नहीं है, टाउ = k × थीटा है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इन
ठीक है, कितना टॉर्क जो है पर यूनिट एंगल से रोटेट करने पे प्रोड्यूस करता है वो, तो वो के होता है। हमने डिस्कशन इसके बारे में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से एक टर्म है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई हमारा गैल्वेनोमीटर और ज़्यादा सेंसिटिविटी मिली एम्पियर नहीं माइक्रो एम्पियर भी मेजर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है परमानेंट मैग्नेट का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो सकता है हम ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एरिया ऑफ द लूप हम ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे, नहीं तो गैल्वेनोमीटर का जो ये जो लूप है उसका एरिया बढ़ा देंगे अगर हम, तो ज़्यादा वायर यूज़ करना पड़ेगा। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये हैवी भी हो जाएगा, ठीक है। हैवी होगा तो फिर यहाँ पर जो आपका पाइवट है इनमें फ्रिक्शन वगैरह भी बढ़ेगा, ओके। तो हम और उसका एंगुलर मोमेंटम जो क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। अगर आप इसका एरिया बढ़ा देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, तो उसको घुमाने के लिए अब ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा, तो वो भी हम नहीं करना चाहेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो तो बस हम इस हिसाब से लेते हैं ताकि जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो उसको भी रजिस्ट कर सके। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है, यानी कि n जो है ये हमारा मेन फैक्टर बन जाता है कि अगर हम n को बढ़ा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो उस पर ये बात डिपेंड करता है कि कैसा होगा आपका गैल्वेनोमीटर, कितना सेंसिटिव होगा।